A very good morning to all. Venn diagram for three sets. For example, set A, 1, 2, set B, 3, 4, and 2, and set C, 1, 6 and 7. अब अगर इस तरीके के थ्री सेट्स गिवन है, हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है. तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सपोज कीजिए हमने सेट ए लिया, सेट ए के एलिमेंट्स हो गए और ऐसे करके बी हो जाएगा, और बेटा एक तीसरा सेट है तो उसको ऐसे कर देंगे. आ गई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, ये जो प्लेस है, ये वाला प्लेस जिस पे मैं डॉट रख रहा हूं, ये तीनों सेट में कॉमन है. सही बोल रहा हूं मैं? बोलो बेटा. यस सर. ये तीनों सेट में कॉमन है, और तीनों सेट में कॉमन है, और इसके ऊपर रेक्टेंगुलर डायग्राम बना दिया और ये बन गया यूनियन. आ गई बात समझ में? अब देखो बेटा, जब दो सेट्स होते थे तो हम ऐसे बनाते थे. तो ये जो प्लेस निकलता था ये ए इंटरसेक्शन बी निकलता था. अब यहां से देखो, ये चूंकि तीनों में है, तीनों में कॉमन है, तो इस प्लेस को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. बोलो समझ में आ गई बात? यस बोलो बेटा. यस सर. और बाकी काम एज इट इज होगा. जैसे ये वाला मैं ऐसी कर दिया. अब ये ए और बी का कॉमन प्लेस है. देखो ध्यान से, इसमें सी नहीं इन्वॉल्व है, इसमें ए और बी है, तो इस पार्ट को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो मैं ऐसे बना देता हूं. समझ में आ गई बात? इसी तरीके से ये ए और सी में यहां है. आई बात समझ में? तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ए इंटरसेक्शन सी. क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से बी और सी का कॉमन प्लेस ये है, तो बेटा इसे लिख लो बी इंटरसेक्शन सी. आ रही बात समझ में? इसीलिए इसको हम नहीं बनाते थे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा बनाने होते हैं कि समझना. तो अब लेकिन ये वाला जो है, देखो ये तीनों में कॉमन था, तो इसीलिए इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज होंगी. कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो, एडिशन करोगे तो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो. अब बताओ, किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर. नो सर. मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी थी, चाहे एडिशन की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो, सब एज इट इज इस पर भी परफॉर्म होती चली जाएगी. जैसे आपसे मैंने कहा था ए डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. इफ यूनियन इज 1, 2, 3, 4 and set A is 1, 2, then A dash is union minus A. Union minus A. This is known as a complement of set A. तो क्या हो जाएगा? यूनियन की वैल्यू क्या थी बेटा? 1, 2, 3, 4 थी. 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 2. अब क्या आ जाएगा ए डैश की वैल्यू? बताइए बेटा सब लोग. 4. ए डैश इज इक्वल टू 3-4. 3,4. तो ये इसका बेटा आंसर हो गया. तो अब हमारी बात समझ गया ना? तो 3 हो या 4, अभी इसके बाद मान लो कोई कहते चौथा भी आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वही करते चले जाना है. ठीक है बेटा? बोलिए, सबको क्लियर है? यस सर. कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. यस सर. Noted. ओके बेटा, वेट जस्ट मिनट. चलिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस which of the following functions
लिख लिया बेटा आपने? Yes. Which of the following functions give regions? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, which of the following relation are functions, ठीक है ना? Which of the following relation are function means मैं आपको कुछ रिलेशन दे रहा हूं, आपको बताना इनमें कौन से फंक्शन होंगे और कौन फंक्शन नहीं होगा। ओके, क्योंकि कल हम लोगों ने फंक्शन को समझा था कि फंक्शन क्या होता है। तो पहला पार्ट लिखिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है, एक बुक है मेरे पास, मैं इससे क्वेश्चन करा देता हूं। 2,1 2,1 5 5,1 8,1 11,1 14,1 17,1। ओके बेटा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एक और दूसरा पार्ट ले लेता हूं बेटा, 1,3 1,5 2,5। ओके बेटा, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, गिव द रीजंस। ओके, अब देखो बेटा, हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमको पता होता है बेटा अगर 1,2 लिखा है तो मैंने आपसे बताया ये x होता है और ये y होता है। इसको बेटा हम लोग डोमेन बोलते हैं और इसको बेटा हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज का दूसरा नाम बेटा इमेज होता है, डोमेन का दूसरा नाम प्री इमेज होता है। क्लियर है ना बेटा? बोलते रहिएगा Yes, साथ sir. में। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब देखो बेटा, अगर हम दो सेट बना लें, देखो ये फंक्शन को चेक करने के लिए हमने एक सेट ए बनाया और दूसरा सेट बी बना लिया, ठीक है बेटा? अब देखो तो 2, 5, 8, 11 ये सब किस में आएंगे? सेट ए में। 2, 5 बोलते रहिए, 2, 5, 8, 11, 14 and 17 Yes. are the elements from set A। अब इसके बाद क्या? 1, 1, 1, 1 सब में 1 है, यानी सेट बी में केवल 1 है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इससे ज्वाइन है, ये इससे ज्वाइन है। दिख रहा बेटा सबको? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो ये सब ज्वाइन है, किससे ज्वाइन है? ए से ज्वाइन है। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, समझो। आप लिखिएगा सिंस 2 belongs to 1, 5 belongs to 8, 11 belongs to 8 नहीं बेटा 1 है, 11 belongs to means आपने देखा सारे के सारे एलिमेंट्स केवल 1 एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे? अब देखो ये रिलेशन है, एक बात मैंने कल आपको बताई थी। क्या बताई थी बेटा? कि कोई भी दिया हो तो रिलेशन तो होता ही होता है, हमें केवल चेक करना होता है कि फंक्शन है या नहीं है। तो अब जरा देख के बताओ बेटा, ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं। बोलिए बेटा। है सर। है सर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं। चलो अब मैं फिर से अपनी बात, चलो जिन्होंने कहा है सर वो बताइए कैसे है। कल यही टेक्निक बताई थी ना मैंने कि अगर बेटा Yes. ये मान लो सन है और ये फादर है, Yes, sir. तो बेटा देखो एक फादर के बेटे डिफरेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बताओ। अच्छा, Yes. पॉसिबल है ना ये कंडीशन? हो सकते हैं सर। ये कंडीशन पॉसिबल होती है ना? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये कंडीशन पॉसिबल है, thus we can say that this is a function। आ गई बात समझ में? Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. और फंक्शन के अब, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार फिर से बता देंगे बेटा। देखो होता क्या है, फंक्शन के लिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स थे, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स थे, उनकी सबकी अपनी एक इमेज है, उनकी सबकी अपनी एक इमेज है। आ गई बात समझ में? और वो इमेज कैसी है? तो वो पर्टिकुलरली अगर देखा यूनिक इमेज है। जैसे मैंने आपसे कहा सेट ए को हम लोग बोलते हैं सन, थोड़ी देर के लिए मानो ये बेटा था और ये इसके पापा थे। तो बेटा एक पापा के 2-3 बेटे होते हैं कि नहीं होते हैं? कभी 2-4 फैमिली तो देखे होंगे, सर होते अलग हैं ना? अलग तो ये, हाँ
अलग अलग होते हैं, सही बात है, लेकिन बेटा उनकी सबकी अपनी एक डिग्निटी होती है ना बेटा, अलग अलग की। जैसे मान लो मैं अपने पापा का एक बेटा इस समय गणित पढ़ा रहा हूँ, मेरे पापा का दूसरा बेटा हो सकता है इस समय सो रहा हो, तो दोनों का वर्किंग फंक्शन डिफरेंट है, नहीं है? बोलो बेटा। है Yes, सर। sir. अब हो सकता है तीसरा बेटा बेटा कहीं और हो, तो उसका अपना कोई अलग सिस्टम होगा। तो ऐसे में बेटा एक फादर के सारे केसेस पॉसिबल है, इसलिए ये फंक्शन है। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपसे कहा था फंक्शन कब नहीं होता, अगर ऐसा केस हो जाए, मान लो यहाँ पर 2, 3, 4 और यहाँ पर होता 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ होता। अब मैं कह दूं बेटा 3 से कनेक्टेड होगा ये सब, देखो अब ये फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या एक बेटे के 4-5 बाप हो सकते हैं बेटा, बताओ? No, आज sir. तक तो भारत में तो ऐसा नहीं मिला। इसलिए बेटा हमने कहा इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है मैंने आपको एक बेहतर तरीका बताया, केवल आप इसको आप ध्यान रखिए। आ रही बात समझ में? बोलिए बेटा। यस सर। यस सर, Yes, आ sir. रही है। अब उसमें सन फादर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना, 2 बिलोंग्स टू 1, 5 बिलोंग्स टू एंड 11 बिलोंग्स टू 1, और इस तरीके की आप मैपिंग दीजिए और नीचे लिख दीजिए ऑल एलिमेंट्स हैव अ यूनिक इमेज। अगली बात समझ में, सबकी अपनी अपनी एक इमेज है, डिफरेंट इमेज है। तो अब आप इसको बोल सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, मींस ये रिलेशन फंक्शन होगा। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं बेटा हम लोग। तो देखो अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास भाई, सेकंड पार्ट है, इसके लिए हमने 2 सेट बना लिया, इस सेट को ए बोल दिया और इस सेट को बेटा बी सेट बोल दिया। तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन है, 1, 1, 2, 1, 2। अब 1, 1 बार बार तो लिखेंगे नहीं, हरी बात है, रिपीटेड करना नहीं है। अब क्या है 3, 5, 5 मींस 3 एंड 5। अब चलो ध्यान से देखो बेटा, 1 से कौन कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्टेड है, फिर 1 से कौन कनेक्टेड है बेटा, 1 से 5 कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखो, हो गया उल्टा केस कि नहीं हो गया, बताओ बेटा? Yes, sir. हो आगे गया बात सर। समझे ना, एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते, इसलिए आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समझ गए? तो अब देखो उसके अलावा क्या है, 2 5 से कनेक्टेड है, तो अब बेटा ये केस पॉसिबल नहीं है। तो अब आप लिख देंगे कि 1 बिलोंग्स टू 3 एंड 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 5, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आगे बात समझ में बेटा? बोलिए। Sir, means section B यस में यस सर। common word मतलब नंबर होना चाहिए, जैसे 1 है तो सब में 1 होना चाहिए, तभी सर होगा। आप गलत समझ रहे हैं बेटा, आप गलत समझ रहे हैं। हमने अभी क्या कहा, सेम होगा तब हमने आपसे ये लिखा कहा, जाएगा। नहीं बेटा आप सेम है। अब कल आप क्लास में थे नहीं थे, पहले ये बताओ? सर कल थोड़ी तबीयत है। तो इसीलिए बेटा ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर डेली की क्लास करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। चलो अब आपके लिए हम पहले ये बताएं, कल से ऐसा मत करिएगा, ठीक है बेटा? Okay. क्योंकि बेटा अगर लेक्चर छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी बेटा। ये हायर लेवल की मैथमेटिक्स है, ये 9th और 10th लेवल नहीं रहा बेटा, ठीक है? इस चीज को थोड़ा समझो बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, देखो फंक्शन होने के क्या क्या होते हैं जरा वो भी समझिए। एक तो पहला केस तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि अगर मैथमेटिक्स का ये वाला सिंबल है तो फंक्शन होगा, ये वाला सिंबल है तो फंक्शन नहीं होगा। एक तो कॉपी में यही बना लो सबसे पहले। दूसरी बात, अब क्या है कि सपोज करो ये था 1 2 3 था, ए बी सी था। अब देखो ध्यान से, ये अब ये भी फंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज है बेटा। आधी बात समझ में, यानी सेट ए के एलिमेंट्स कोई ऐसे ना कनेक्टेड हो। अब सब सिंगल सिंगल कनेक्टेड है तो ये फंक्शन है। बोलो समझ में आ गया? बोलो बेटा। यस सर। तो अब नहीं, उस बच्चे को आया नहीं आया जिसने अभी पूछा था कॉमन वाला। सर ये आ रहा है समझ में, आगे तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसे समझते रहिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बेटा? सब लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और इसका आंसर कॉपी कीजिए, कर लो बेटा सब जल्दी से।
डन सर। ओके बच्चा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कराऊं बेटा? मैंने आप सबसे बोला है बेटा, YouTube पे जितने वीडियो पड़े हैं प्लीज उसको आप जाकर के सर्च कर लिया कीजिए, खासतौर से फर्स्ट ईयर 11th के, मतलब फर्स्ट ईयर एंड 12th दोनों के वीडियो आप देखिए जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन हो। आ रही बात समझ में? तो आपको सब एक एक चीज और अच्छे से क्लियर होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। पहला फंक्शन दे रहा हूं बेटा, पहला फंक्शन लिखिए f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ 9x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? एक फंक्शन गिवन है, इसका आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। अभी तक देखो जब हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था तो डोमेन रेंज पता है ना सब कैसे निकालते थे, x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू रेंज। क्लियर है ना बेटा? यस। हाँ, अब लेकिन इसका फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। क्या चेंज होती है जरा हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है? तो देखो सबसे पहला काम बेटा, अब आपको मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आप इसका डोमेन रेंज तभी निकाल सकते हो जब अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव ना हो। क्यों? क्योंकि बेटा रूट -5 की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता होगी, ठीक है ना? अगर मान लो रूट ऑफ -16 आपको नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ 16 की वैल्यू तो आपको पता है कि ये +4 एंड -4 हो सकती, लेकिन माइनस में नहीं पता होता। तो हमें इस केसेस से बचना होगा। मींस इसका एक रिस्ट्रिक्शन एरिया हो जाता है कि इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव नंबर आ गया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो ये बात समझ में आई? यस सर। बोलिए बेटा। यस सर। यानी पहला माइंड तो हमें यहाँ पर यही लगाना है कि अंडर रूट का नंबर नेगेटिव ना होने पाए बेटा, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो अनडिटरमाइंड मींस हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इस टाइप का जब भी केस आएगा तो नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हाँ, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस बार के सिलेबस में है, ठीक है? मींस फर्स्ट ईयर क्लास में ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा। बोर्ड बेटा अच्छे से दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ओके, अब देखो बेटा, तो मैंने आपसे ये छोटी छोटी बातें की, अब जरा आगे देखते हैं। तो अब ये नेगेटिव ना होने पाए इसलिए इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? इसकी कंडीशन हो जाएगी 9 - x स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल हो। आ रही बात समझ में ना? क्योंकि 0 से बड़ी होगी तो भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। आ रही बात समझ में ना बेटा? यस सर। Yes. और यस और सर। अगर 0 के इक्वल कर देंगे तब भी पॉजिटिव नंबर आएंगे। आ रही बात समझ में? यस यस सर। सर। Yes. Sir. किसी का कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो मेरे से। अब इनइक्वालिटी मेथड से चाहे सॉल्व कर लो, याद होगा लीनियर इनइक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? कैसे सॉल्व करते थे इसको? दोनों तरफ 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो एक बार दिखा देता हूं मैं। 9 - x स्क्वायर था तो हमने इस 9 को कैंसिल करने के लिए 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड्स। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. यस। अब देखो यहाँ पे -x स्क्वायर और कुछ ऐसा केस आ गया, इस माइनस को चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई Minus करेंगे। one से और आपको मालूम है, हाँ, और जब भी किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी शुड बी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर और इनइक्वालिटी चेंज हो गई और ये हो गया प्लस का 9। बोलो बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. अब इसका क्या मतलब हो गया कि x की 2 रूट्स निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, और 2 रूट्स जो निकलेंगे वो कैसे रूट्स निकलेंगे बताओ? इधर 3 और इधर 3। हाँ, Yes. ऐसा ही तो आने वाला है ना बेटा? देखो ध्यान से। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? और इक्वल इक्वल था, इक्वल लगा दे रहे हैं बेटा। क्लियर हो गई बात? यानी अब ये फंक्शन तब तक ही एग्जिस्ट करेगा जब तक बेटा इस तरीके की वैल्यू होंगी। चेक कर लो, -3 रखोगे तो भी 0 आएगा, यानी अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 हो गई।
अब -3 से बड़ी वैल्यू लोगे तब भी सब पे आएगा ना बेटा रिजल्ट, बोलो बेटा। यस सर। किसी का कोई डाउट हो तो मैं आगे भी दिखाऊं बेटा, रफ वर्क का भी वर्क करके दिखा दूं, बोलो बेटा। सर बता दीजिए। हाँ बता देंगे बेटा, बहुत अच्छे। देखो ध्यान से, हमारे पास अगर यहाँ हम इसका सेट बनाए तो सेट हमारे पास क्या बनकर आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, यही तो आएगा ना बेटा सेट। देखो ध्यान से। यस सर। अब इन सब पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, 0 की वैल्यू क्या हो गई, मीन 0 आ गई, फंक्शन निकल सकता। -2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 गया, क्या आया √5, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा √8, √8 भी डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। बात समझ पा रहे मेरी या नहीं आ रही बेटा, बोलो। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे कोई निगेटिव केस आ रहा है क्या, कोई ऐसा केस आया क्या निगेटिव का आ गया हो जिसको हम एक्सप्लेन ही ना कर पाए, ऐसा नहीं है ना बेटा। तो सारे क्वेश्चन में ये रफ वर्क का काम करना नहीं है आपको, अगर इनइक्वालिटी वगैरह थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से करोगे। अब इसका मतलब हो गया कि x की जो वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। बोलो अब समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है बेटा, बोलो जल्दी से। तो समझ में आ गया। तो अब अगर समझ में आ गया तो अब आप इसका क्या लिखेंगे, डोमेन। क्या लिखेंगे, डोमेन। डी एफ करके मैंने लिख दिया, देखो डी और छोटा सा एफ नीचे लगाया, इसका मतलब होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या होता है मतलब बेटा, बोलिए। डोमेन ऑफ द फंक्शन। मेन फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर दो सिंबल एक साथ हैं, ये वाला, यानी दो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, मीन्स इस पर भी, आरी बात सुन रहे हैं, यही होता है ना, लेस एंड इक्वल टू, समझ गए। मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो -3 से बड़ी होगी और -3 भी हो सकती है। तो जहां पर ऐसा केस आ जाए कि इक्वल टू का भी केस आ जाए तो वहां पर हम साइन कौन सा बनाते हैं, इस टाइप का ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट का नाम बताओ बेटा, बोलो इस ब्रैकेट का नाम। स्क्वायर क्लोज्ड इंटरवल। अब जिन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट बोला है बेटा, हाँ गुड बेटा, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और मैंने कहा था क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वो वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है, और यहां से भी हो जाएगा। तो देखो ये आ गई बात समझ में, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, -3 up to 3, बोलो -3 up to 3, बोलो बेटा। -3 up to 3 सर। इन क्लोज इंटरवल, यानी आप कोई पूछे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to √9 - x square, thus we can say that domain of the function is given by in closed interval -3 up to 3, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब आपके लिए एक चीज बता दें बेटा, इसको लोग पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, और इसकी पढ़ाई लोग महीनों तो छोड़ो सालों करते हैं तब भी नहीं क्लियर होता है। इसलिए मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, आप आराम से एक बात माइंड में रखते चलिए, सब सीख जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैथमेटिक्स से बेटा इजी कुछ नहीं है, लेकिन टफ मत बनाइए और मेरे लेक्चर स्किप मत करिए, नहीं फिर नहीं समझ में आएगा। बात हो गई क्लियर, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा। ठीक बेटा, ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हमें निकालना है क्या, ध्यान से देखो, दूसरी चीज क्या लिखी थी मैंने, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बेटा 12th में भी आते हैं। हाँ, अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोगों ने, देखो 9th और 10th लेवल तक में क्या पढ़ा था, कोई फंक्शन दिया होता था तो हम उसे यही तो मान लेते थे, y इज इक्वल टू, बोलो बेटा, या फंक्शन भी होता था। तो आप अब इतना समझो, ये जो फंक्शन x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू पुट करेंगे y मिलता जाएगा। अब y ना होकर के फंक्शन मिलता जाएगा, अगर x1 रखेंगे fx निकलेगा। तो इसी चीज को हमने fx को बेटा y से रिप्लेस कर दिया और लेट कर लिया y इज इक्वल टू √9 - x स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई, पहला स्टेप ये काम करेंगे, आ रही बात समझ में। यानी हमें जब रेंज निकालनी होगी
तो fx को हम y से रिप्लेस करेंगे। अब सेकेंड काम बेटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो बेटा, क्योंकि रूट में सॉल्व करने का तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी आपने। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब क्या करना, एक्स स्क्वायर को बेटा इधर उठा लाओ और ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गई? और अब आपका फंक्शन Yes, क्या sir. हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो बच्चा समझ में आया? Yes, Yes, sir. तो अब रेंज फाइंड करने के लिए 2-3 स्टेप में जो बोल रहा हूं उसको बहुत प्यार से समझो। नंबर 1, पहला स्टेप क्या? पहला स्टेप fx को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? y से। बोलो पहला स्टेप क्लियर हुआ? देखो करके दिखाया, जहां पर fx था वहां y पुट कर दिया, बाकी सब कुछ क्लियर है। चलो बेटा सेकेंड स्टेप देखिए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड में बेटा जो फंक्शन x पे डिपेंडेंट था, x पे डिपेंडेंसी जो थी, उस फंक्शन की डिपेंडेंसी को हमने किस पे कर दी, y पे डिपेंडेंट कर दिया। ध्यान से देखो, या अब भी ऐसे समझ लो, हम उल्टा लिख गए हैं लेकिन आप ऐसे समझो कि अभी तक यहां पर फंक्शन किस पे, x पे डिपेंडेंट था ना, x की वैल्यू पुट करो y निकलेगा। देखो ध्यान से, यहां से x की वैल्यू पुट करो y निकलेगा। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. भाई x पुट करोगे y मिलेगा, लेकिन अब देखो क्या हो गया, इस स्टेप में पहुंचकर अब y पुट करोगे देन x मिलेगा। देखो चेंज हो गया ना, यानी जो फंक्शन x पे डिपेंडेंट था, मतलब पहले y पे डिपेंडेंट था, अब उसको हमने x पे कर दिया है। बोलो समझ में आया? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो दूसरा स्टेप मैंने आपसे कहा कि जो फंक्शन y पे डिपेंडेंट था, जो फंक्शन y पे डिपेंडेंट था, उसको बेटा हमने x पे डिपेंडेंट बना दिया। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर 2 स्टेप ये फॉलो करेंगे कि जो पहली चीज फंक्शन fx था उसको y बना दिया, सेकंड काम जो y पे डिपेंडेंट था उसको x पे मींस x की वैल्यू निकाल ली। बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। कि अभी तक हमने जैसे यहां पर काम किया, अब यहां पर भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो निगेटिव नहीं आना चाहिए तो क्या करोगे, 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बेटा? बोलो, Yes, sir. बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो अगर अब 0 होनी चाहिए तो अब ध्यान से देखो, केस यहां पर जैसे आया था, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा ही केस आ जाएगा। यानी यहां से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी वो लेस एंड इक्वल टू क्या, 9 निकलेगी। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? Yes. बोलो बेटा। तो अब इसके रिगार्डिंग बताओ बेटा क्या बनेगा, इसके रिगार्डिंग क्या बनेगा? -3 और 3 हाँ बोलो बेटा। ये +3 होगा -3 होगा? सब Plus प्लस 3. इधर माइनस। देखो ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? बोलो बेटा। यस। अब आप तुरंत आप बता देंगे कि साहब रेंज ऑफ द फंक्शन, तो पता चला कई लोग बेटा तुरंत लिख देंगे कहां से, -3 से -3 तक, मतलब +3 तक यही करने वाले थे। लेकिन अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान दो बेटा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दो तो आपको मैंने बताया, पहले y लिखेंगे, दूसरा x को y पे चेंज करेंगे, तीसरा पॉइंट जो बता रहा हूं ये बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है, क्योंकि बेटा देखो जब हम सेट बनाते थे, ये 2 सेट होते थे, तो अगर यहां 1 2 चाहे वो 1 पुट करने पर आए, चाहे 2 चाहे 3, सही बोल रहा हूं बेटा मैं? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है भाई? जब तक नहीं बताएंगे। चलो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये जो केस आ रहा है इसके रिगार्डिंग y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. बताओ बेटा। Yes, sir. होना चाहिए. नो सर नहीं आएगा. इसलिए बेटा इसकी जो रेंज हो जाएगी, इसकी जो रेंज होगी
वो क्या हो जाएगी, बोलो बेटा। 0 से 3। अब तो बता दो। सर हाँ बहुत अच्छा।